नमस्कार, मैं हूं पीडी सोनी जनमत न्यूज़ चैनल से। और आज चुनावी माहौल, चुनावी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री दिलीप मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन ग्वालियर के उपाध्यक्ष भी हैं और गोबलेख से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो हम उनसे चर्चा। मिश्रा जी, क्या चुनावी मुद्दा है और क्या माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी अफसोसजनक बात है ये है कि इस प्रदेश के दोनों दलों के पास जनता के जो मुद्दे होना चाहिए वो मुद्दे नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जनता का मुद्दा है महंगाई, जनता का मुद्दा है बेरोजगारी, जनता का मुद्दा है भ्रष्टाचार। और ये तीनों ही समस्याएं पे कोई भी दल, दोनों दल बोलने को तैयार नहीं। अगर ये बोलते हैं तो स्थानीय समस्याओं पे बोलते हैं, अगर ये बोलते हैं तो धर्म पर बोलते हैं। धर्म पर भी बोलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो जनता के मुद्दे हैं, जिससे जनता परेशान है, जो जनता की ऊपर असर डालने वाले हैं, उन मुद्दों को दोनों दल छू नहीं रहे। जबकि इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। आज चुनाव हो रहा है जातिवाद पे, जातिवाद के आधार पर टिकट बांटे गए। आज भी ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको जनता की मूलभूत समस्याओं का मूलतः ज्ञान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, जहाँ तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, कि जब विधायक का या सांसद का चुनाव होता है तो देश और प्रदेश के व्यापक हित में चुनाव होता है। जब मतदाता जाता है तो बहुत सारी विषयों पे बात करता है। वो इस विषय पे भी बात करता है, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पे, तो वो इस विषय पे भी बात करता है कि जो उसके ऊपर, उसकी धर्म की ऊपर आक्षेप हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उस पर भी बात करता है। इसमें कोई शक नहीं कि सनातन धर्म को सार्वजनिक रूप से गालियां दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है, इसका भी मतदाता विचार करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि करना भी चाहिए। आज सनातन धर्म पे जो हमले हो रहे हैं निस्संदेह रूप से बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी धर्म पे हमले नहीं होना चाहिए। मैं सनातन धर्म नहीं, मैं तो दूसरे धर्म की भी बात करता हूँ कि उन पे भी हमले नहीं होना चाहिए। ये एक विषय नहीं है, ये चुनावी विषय होना नहीं चाहिए, ये तो राष्ट्रीय विषय है। और मगर जो जहाँ तक विधानसभा की बात है, विधानसभा में स्थानीय विषय भी काम करते हैं, सफाई व्यवस्थाएं काम करती हैं, लोकल प्रशासन की योग्यता काम करती है। इन विषयों पे भी मतदान होता है। जब मतदाता घर से निकलता है और वो मंथन करता हुआ मतदान केंद्र तक जाता है तो उन सारी समस्याओं पे विचार करता है जो उसके ऊपर सीधा असर डाल रही है। मेरा सभी दलों से, विशेष तौर पर इस प्रदेश के दोनों बड़े दलों के नेताओं से यह अनुरोध है कि चुनाव अगर लड़ें तो जनता के मुद्दे पर लड़ें, उनकी समस्याओं का समाधान बताएं, अपनी योजनाएं बताएं। भविष्य में आने वाली सरकार इन विषयों पर, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, इन विषयों पर केंद्रित होकर अपनी विचार रखे और इन्हीं आधार पर वोट मांगे, तभी इस प्रदेश का कल्याण होगा। नमस्कार। क्या यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल वाई नॉट बिल्कुल सही कहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, इस देश को बड़े सौभाग्य का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी इस तरीका प्रधानमंत्री मिला है और वो उसने इस पूरी दुनिया में और इस पूरे देश में एक अच्छी धाक जमाई है। और उसमें उन समस्याओं का समाधान भी हुआ है जिन समस्याओं पर मैंने अभी बात करी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पे बहुत कुछ अंकुश लगा है, मगर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अब तो मोदी जी खुद और आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं कमल निशान को देख करके आप वोट करें। कमल स्वाभाविक है, कहना ही पड़ेगा। पिछले चुनाव में चेहरा नरेंद्र मोदी का लेकर आगे चला जाता था। नहीं, बात एक ही है ना, अपन एक सिक्के को दो पहलू हैं। जहाँ नरेंद्र मोदी होंगे तो वहाँ कमल निशान होगा, जहाँ कमल निशान होगा तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी भी होंगे। तो इसमें कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चाहे वोट मांगे जाए, चाहे कमल के नाम पर वोट मांगे जाए, एक ही बात है। मोदी जी लगातार 2014 से प्रधानमंत्री हैं, 9 साल करीब, 10वां साल चल रहा है उनका, अगले साल चुनाव है। हाँ। और उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो बात नारा दिया था, लेकिन आज की तरह भी आपने देखा होगा, अखबारों में छपा है कि यहाँ जितने भी सांसद जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हुआ, 150% का इजाफा हुआ 3 साल में। तो क्या ये सही है?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश में 55 साल तक जिसने राज्य किया, ये समस्या वहां से आई। उस 55 साल की समस्याओं की पूर्ति करना 9 साल में वैसे बहुत कुछ संभव हुआ है। उस पर रोक लगी है भ्रष्टाचार पर। नहीं, मैं उनके और जहां तक आप कह रहे हैं कि विधायकों की संपत्ति में इजाफा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, विपक्ष के विधायकों की संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। नहीं हुआ ना, कहाँ है? देखो आप सारे नहीं, मेरा निवेदन ये है कि आप केवल विधायक को देखते हैं। विधायक का अपना व्यवसाय भी होता है। अगर वो खेती है, ऐसे कौन से व्यवसाय इन मंत्रियों के विधायकों के रहे हैं 150% की बढ़ोतरी, जो 100 करोड़ की संपत्ति थी 300 ये तो आकलन का विषय है। नहीं, उनने खुद अपने स्वीकार की है, अपने कागज पेश किए हैं। तो क्या हुआ? एक नंबर कागज पेश करें, इसका मतलब इनकम टैक्स पे ही है, तब तो उन्हें कागज पेश करें। तो अगर इजाफा हुआ है, नहीं, जनरल स्तर पे बेरोजगारी समस्या बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आम आदमी को रोजगार की कमी आई है, कोरोना काल के बाद से मतलब और ज्यादा बढ़ी है। लेकिन इन मंत्रियों को, इन विधायकों को ऐसा कौन से कारोबार है जो 300% 300% तक की बढ़ोतरी इनकी संपत्ति में हुई है? नहीं, ये क्या है, अगर वो संपत्ति उन्होंने घोषित करी है, चुनाव आयोग को के सामने घोषित करी, तो निस्संदेह रूप से वो 1 नंबर की संपत्ति है, तभी तो उन्होंने घोषित करी है। इनकम टैक्स पे ही होंगे, तभी तो उन्होंने घोषित करी है। तो ये कोई विषय नहीं हुआ, ये कोई मुद्दा नहीं हुआ चुनाव का कि उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। नहीं, ये हमारे मार्गदर्शक होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो ये अपने युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को ये क्यों मंत्र नहीं देते कि उनकी संपत्ति ऐसे बढ़े, उनके कारोबार ऐसे बढ़े? नहीं, योजनाएं हैं ना, योजनाएं हैं, नहीं जमीनी, मगर जमीनी वो योजनाएं जमीनी रूप में क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। तो इसका एक अकेला विधायक या व्यवस्था जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेवार हैं। प्रशासनिक स्तर पे उस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती कि जो जमीनी स्तर जो योजना बना रहे हैं वो जमीनी स्तर पे एक्शन हो रहा है ना, जमीनी स्तर पे उतरे। बिल्कुल एक्शन हो रहा है। ये क्या है कि अगर आपने देखा होगा इस पूरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा क्या नाम भ्रष्टाचारियों के छापे पड़े हैं, सबसे ज्यादा बेनामी संपत्तियां घोषित हुई हैं और कार्रवाइयां हुई हैं उन पर। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं हुई है, मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार पे उतनी दृढ़ता से लगाम नहीं कसी गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार नीचे तक है। मैं बिल्कुल बेबाक टिप्पणी करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार विधायकों स्तर पर नहीं होगा, मगर वो नीचे स्तर पे भी है, बाबू स्तर पे भी है। चपरासी से शुरू होता है क्या भ्रष्टाचार होना और ऊपर तक जाता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारी कोशिश होना चाहिए। नहीं, इस तरफ कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, इस दिशा में क्यों काम नहीं करते हैं कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो? क्योंकि इसकी गंगोत्री मान लो ऊपर लेवल पे जैसे चलती है, भाषण नीचे तक आती है। बाबू को ट्रांसफर कराना तो पैसा देना है, कपड़ा कराना तो पैसा देना है, किसी विभाग में जाना है तो पैसा देना है। तो ऐसी समस्याओं के निदान के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, उसके लिए तो व्यापक जनसंपर्क की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार कानूनी रूप से भी खत्म हो सकता है, मगर जागरूक हो रहने की आवश्यकता है। कारण क्या है कि ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार जब होता है, जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि नीचे स्तर पे ही भ्रष्टाचार है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पे भी जिसका शुद्ध मूल्य 4 रुपए है, वो 4 रुपए में कभी नहीं बनता। सब जानते हैं, ऊपर तक टॉप लेवल तक जानते हैं वो कैसे बनता है, मगर उसके बाद भी वो बन रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो रुक नहीं पा रहा। मगर ये व्यवस्था रुकनी चाहिए। मेरा यही मांग है कि भ्रष्टाचार टॉप टू बॉटम है, तो सब तरफ से अगर जब तक नहीं रुकेगा, जब तक देश का कल्याण नहीं होगा। इस माहौल से आपको क्या लगता है कौन सी सरकार, किस पार्टी सरकार बन सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी की सरकार बने, मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि जनता के मुद्दे जब तक वो नहीं उठाएंगे, जब तक इस प्रदेश का या इस देश का कल्याण नहीं होगा। जनता के मुद्दे वही हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो जनता पे सीधा असर डाल रहे हैं। मेरी नई सरकार से, जो भी जिसकी भी सरकार बने हुई, इससे अपेक्षा यही है कि आप जब भी शासन में आए, जो भी दल आए, वो पहले इन समस्याओं का समाधान करे, बाकी अन्य समस्याएं इसके बाद हैं। धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बेबाकी से आपने इस चर्चा में भाग लिया। धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आपकी बात प्रशासन तक, शासन तक और दोनों दलों के वरिष्ठ नेता तक मेरी अपील है, ये मेरी अपील है कि जनता जब भी मतदान करने जाए तो सारे विषयों पे विचार करते हुए जाए और निष्पक्ष और निडर होकर मतदान करे। जो समस्या का समाधान करने में जो दल सक्षम हो उसको वोट दे।
इसमें कोई संदेह नहीं। स्थानीय स्तर पे और जमीनी स्तर पे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या किया जा सकता है आपकी सोच के अनुसार? आप देखो, वो क्या है कि भ्रष्टाचार मिटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा, जिन पे जिम्मेवारियां हैं उनको निष्पक्ष भाव से काम करना पड़ेगा और ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा कि जिससे जनता को राहत मिले। और खुद जनता जब किसी के पास काम करने ले जाती है अपनी, तो वो सबसे पहले वही होती है प्रताड़ित। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जनता कोई अपनी समस्या बताए तो उस समस्या का समाधान एक निश्चित समय में हो, तो भ्रष्टाचार अपने आप नहीं होगा। दोनों दल इस बात को कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, हाँ। लेकिन सार्थक पहल किसी दल द्वारा नहीं की जाती। तो क्या जनता या सामाजिक कार्यकर्ता या आप जैसे लोग जो पेंशनर हैं, जो अनुभवी हैं, क्या ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं जिससे ये भ्रष्टाचार खत्म होने की दिशा में कोई एक काम चले? नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होने का एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि जागरूकता होना चाहिए। अगर कोई आदमी समस्या लेके जाता है और वो समस्या का समाधान उचित पीरियड में नहीं होता है, तो वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाता है, तो वो अधिकारी उस समस्या को सुने, उसका मानवीय दृष्टिकोण रखे, समाधान होगा भ्रष्टाचार का, क्यों नहीं होगा। धन्यवाद विशाई, बहुत अच्छी चर्चा हुई आपसे, बेबाकी से आपने सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।